हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह का पाठ गलता लोहा पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कोसी का घटवार, 7 किलो, दाजू, हलवारा, नौरंगी बीमार है। ये सब इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह है। इन्हें पहल सम्मान मिला है। हिंदी कहानी में युगों के बदलने के साथ साथ काफ़ी परिवर्तन आए हैं, बहुत से अंतर आए हैं। उन्हीं के साथ एक नए कई युवा कहानीकार ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग को अलग अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की है। देखते देखते कहानी की विद्या बहुत बदल गई है और उसी को नई कहानी आंदोलन कहा गया है, इस नई बदलती हुई कहानी के प्रकार को। और इन्हीं कहानियों के लेखक में से मुख्य नाम है शेखर जी का, और उन्होंने गलता लोहा शेखर जी कहानी कला का एक बहुत ही प्रतिनिधि नमूना माना जाता है। और समाज के जातिगत विभाजन, जाति के आधार पर जो विभाजन हो चुका है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण से उनके ऊपर गंभीर विचार विमर्श किया गया है इस पाठ में। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास से शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के सभी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। मोहन, जो इस कहानी का किरदार है, वो शिल्पकार टोले की ओर मुड़ जाता है। शिल्पकार वो जो शिल्पी का कार्य करते हैं, बारीक कारीगरी का कार्य करते हैं। उसके मन में एक बात थी शायद कि धनराम नाम का जो लोहार है, उसका जो ऑफर है, जो पिछले 3-4 दिनों से वो दुकान से जब जाते हुए वो सुनता था कि निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। मतलब लोहार क्या करता है, जब वो लोहे की कोई वस्तु बनाता है तो भट्टी में उसे आग में गर्म करता है, फिर हथौड़े से उसको पीटता है फिर हथौड़े से उसको पीटता है, जिससे कि वो वस्तु अपने आकार में आती है। तो गर्म वस्तु के ऊपर लोहे की गर्म वस्तु के ऊपर हथौड़े की मार हो, चाहे ठंडे लोहे के ऊपर उसकी मार हो, या निशाना चूक जाने पर खाली जब मार पड़ती है निहाई के ऊपर, तो ये सारी आवाज़ें अलग अलग प्रकार की आती है, जिसे लोहार अच्छी तरह से समझता है। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर के इस उद्देश्य से निकला है कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर देगा। हंसुआ मतलब एक तरह का हथियार है जिससे झाड़ियाँ साफ की जाती है, औजार एक प्रकार का। तो वो उसको लेकर अपने खेत के आसपास की झाड़ियों को साफ करने के लिए निकला है। और बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो पिता हैं बूढ़े बंसीधर जी, उनसे अब ये सब नहीं होता। और यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया है, वह भी अब वैसे वहाँ कर पाते हैं। मतलब वो हमेशा से ही खेती की बजाय पुरोहिताई का काम मतलब कि पंडिताई का काम जो करना होता है वो करते थे, और अब उनसे वो भी नहीं होता है उम्र हो जाने के कारण। और यजमान लोग उनकी निष्ठा संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि वो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, बड़े अच्छे ही अपने कार्य को करते रहे हैं अपने समय में, तो लोग उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर उतना कठिन श्रम और व्रत पास नहीं झेल पाता है। सुबह सुबह जैसे उनसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्हें गहरा विश्वास लेकर कहा जाता था। आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब उन्हें कहीं से यजमान की तरफ से ये निमंत्रण मिला होगा, जो गणनाथ जी नाम के हैं, वो चंद्रदत्त जी है। गणनाथ जाना है, जगह का नाम है, और चंद्रदत्त जी व्यक्ति का नाम, जिनके अब रुद्री पाठ करना है। व्यक्ति जहाँ रहता है, जहाँ उन्हें जाना है, वो दूर स्थान है, और उम्र के लिहाज से वो वहाँ पर जाना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अचानक से अपने यजमान को मना करना वे उचित नहीं समझते हैं। मोहन उनका आशय नहीं समझता हो ऐसी ही बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है, ना ही वैसी गति। मतलब मोहन अपने पिता की तरह ना ही इन चीज़ों को सीखा है, ना ही उन्होंने इन कार्यों को कभी किया है। और पिता की बातें सुनकर भी उनसे उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, जिसे हवा में बात कह दी गई हो, अनुत्थित हो गई हो। क्योंकि कोई व्यक्ति तभी तो वो सुझाव देगा या अपनी मदद करने की कोशिश करेगा जब उसे वो कार्य आता हो, या जब वो उस कार्य को करने में सक्षम हो। वो उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं है, उनकी किसी प्रकार से कोई मदद कर ही नहीं सकता है, तो उत्तर दिए बिना ही उस बात को अनसुना कर देता है।
पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वो पूरी तरह कुंद हो चुकी है। मतलब वो खेतों में काम करके अपने पिता की मदद अवश्य कर सकता है, क्योंकि वो काम उसे आता है, लेकिन जब अपने हंसुए जो हंसली होती है जिससे कि झाड़ियाँ काटी जाती है, उसकी धार पर जब हाथ घुमाता है तो उसे लगता है पूरी तरह से कुंद मतलब कि भोटी हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं रही है। और धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी को गर्म करते हुए, जो कि धनराम हमने शुरू में बात करी थी, एक लोहार है, लोहे को उलट पुलट रहा था, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी की पारखी निगाहों से देख रहा था। वो देख रहा था कि वो कैसे अपने कार्य को बहुत सुंदर ढंग से करता है। और मास्टर त्रिलोक सेन तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। धनराम से पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह अब गुजर गए हैं। वे दोनों अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक सी चमक आ गई थी। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मतलब वो उनके अध्यापक रहे होंगे, शिक्षक रहे होंगे, जिनको वे दोनों याद करते अपने बचपन की यादों को। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बात पर दुनिया से दूर हो गए थे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से वो हुक्के का कश लेते हुए वो स्कूल में आते हैं, और थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते, बाज के पंजों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, टीचर के आते ही, जैसे ही शिक्षक के आते ही सभी लोग कड़े स्वर में पूछते हैं, प्रार्थना कर ली क्या तुमने? वो सभी लोगों से क्या पूछते, सभी बच्चों से क्या पूछते, क्या आप सबने प्रार्थना कर ली है? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक लड़के को देखता, फिर वही कड़ी आवाज में, मोहन नहीं आया आज? यही कार्य जो एक अध्यापक अपने विद्यालय में जाते ही सभी बच्चों पर निगरानी करते हैं, वे भी उसी प्रकार से अपना कार्य करते हैं। और मोहन उनका चहेता शिष्य था, इसलिए वो मोहन की पूछ करते हैं। और पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं, गाय में भी बेजोड़ था। मतलब उसे पढ़ना भी बहुत अच्छा आता था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था, गायन बहुत अच्छा करता था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, और वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। इस प्रकार से वो स्कूल में प्रार्थना शुरू करता था, और शिक्षक का अपना बड़ा ही चहेता छात्र बना हुआ था। और मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी भी छात्र को कोई सवाल नहीं आता था तो सवाल सीधे मोहन के पास पहुंच जाता था। उसका अनुमान सही निकलता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर सबको संतुष्ट कर देता था। तब वे उसी फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन को देते थे कि देखो तुम मोहन की तरह अध्ययन क्यों नहीं करते हो, तुम मोहन की तरह पढ़ते क्यों नहीं हो। इस प्रकार से मोहन विद्यालय का चहेता छात्र बना हुआ था, और वे अपने बचपन की यादों को याद करते हैं। और ये हमने इस पहले भाग में इसकी पाठ को बहुत कुछ भाग को हमने पढ़ चुके हैं, और आगे की कहानी को हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।